अपने साथ वरुण को जोड़ लेता हूं ताकि वो आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बता दें जब तक। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो शुरुआत करूंगा आज पिरामल फार्मा के साथ, क्योंकि यहाँ तगड़ी रिपोर्ट आई है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो कल इन्होंने अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था जहाँ पे 2030 के गोल्स दिए थे। और उसके बाद जेफरीज ने अपना लक्ष्य इस काउंटर पे बढ़ा दिया है, 195 से बढ़ा के 260 रुपये का कर दिया है सीधे। यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास का अपसाइड ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि कंपनी अनुमान लगा रही है कि यहाँ से 2030 तक इनकी आय दुगनी हो जाएगी, एबिटा ग्रोथ 3 गुना हो जाएगा और साथ ही साथ कंपनी के जो मार्जिन्स है वो भी अच्छे खासे सुधरेंगे और खासकर ये अचीवेबल है, ये कंपनी अचीव कर सकेगी, ये जेफरीज का कहना है। और इसके चलते इन्होंने अपने एबिटा एस्टिमेट FY26 के 2025 और 26 के जो है उसमें 4 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी की है। तो ये स्टॉक पे आज खास नजर रखेगा। बात करते हैं डाबर की, तो UBS की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया स्टॉक को बाय से न्यूट्रल, लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है 650 से बढ़ा के 700 रुपये के आसपास का कर दिया है। इनका कहना है कि देखिए कंपनी अच्छी है, अगले 5 साल के लिए अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी रहेगी, ऑप्टिमिस्टिक है ये, लेकिन वैल्यूएशन कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड है और इनको लगता है कि जो बेवरेज कारोबार है इस कंपनी का उसमें थोड़ा बहुत रिस्क है। इसके लिए इन्होंने डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की सलाह दी है बाय से, लेकिन हाँ लक्ष्य 650 से बढ़ा के 700 का किया है। MCX पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अभी भी ये अंडरवेट है इस काउंटर पे, 2950 का यहाँ पे लक्ष्य दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो रिवीजन किया गया है ट्रांजैक्शन फीस में उसके चलते FY26 के EPS में करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसका वॉल्यूम्स पे क्या इम्पैक्ट होगा ये देखना होगा और इसके लिए मॉर्गन स्टैनली ने अभी तक अपना व्यू बदला नहीं है। पावर ग्रिड पे गोल्डमैन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 370 के लक्ष्य के साथ। इनका कहना है कि जो ट्रांसमिशन केपेक्स का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है उसका बड़ा बेनिफिशियरी पावर ग्रिड हो सकता है। NTPC पे गोल्डमैन की खरीदारी की सलाह है, 430 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि NTPC ग्रीन के जो प्रॉफिट्स है वो अनुमान के मुताबिक है और कहीं ना कहीं अब इसका IPO भी आने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसके चलते ये स्टॉक काफ़ी हद तक फोकस में है। BL, यहाँ मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है और 350 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि FY25 का जो गाइडेंस है वो एक कंपनी अचीव कर लेगी, पूरी तरह से उस पर नज़र है इनकी। हालांकि Y2D अगर आप देखेंगे इस साल भर का पूरा देखें तो ऑर्डर इन्फ्लोस थोड़े बहुत धीमे रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। अब इंडिया स्ट्रैटेजी पे 3 रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन की रिपोर्ट है जो कि कह रहे हैं कि इंडिया अभी भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से है और इंडिया का जो अर्निंग साइकिल है वो अब स्टेबलाइज हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मिड टीन प्रॉफिट जो है वो 2030 तक जारी रहेंगे। इन्होंने कुछ साइक्लिकल्स पे इनका कहना है कि वहाँ ये फोकस कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोस, रियल एस्टेट, केमिकल्स, ये वो है कुछ जहाँ पे फोकस कर रहे हैं। कंज्यूमर साइकिल जो है वहाँ पे भी ये फोकस कर रहे हैं और 20 स्टॉक्स है जो कि इनके बाय लिस्ट में है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है। बोफा, यहाँ पे इनका कहना है बेसिकली पॉलिसी शिफ्ट हो रही है और वेलफेयर के तरफ से वेलफेयर के तरफ जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है स्टेट्स के तरफ से। इसका इम्पैक्ट जो है कंजम्पशन स्टॉक्स जैसे कि स्टेपल्स, फुटवेयर, अपैरल, लगेज, जनरल रिटेल, इन पे आपको होता हुआ थोड़ा दिखाई देगा और डाउनसाइड रिस्क देख रहे हैं ये केपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स पे। और आखिरी में जेफरीज की एक रिपोर्ट है इंडिया स्ट्रैटेजी पे। इनका बेसिकली जो इंडिया फोरम हुआ था वहाँ से निकल के आई है ये रिपोर्ट और इनका कहना है कि वैल्यूएशन नो डाउट थोड़े बहुत कंसर्न है इंडिया को लेके, लेकिन FPIs अभी भी इंडिया में नए नए आइडियाज़ खोज रहे हैं। खासकर इंडस्ट्रियल और केपेक्स सेगमेंट जो है वहाँ पे FPIs का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा इन्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से सारी रिपोर्ट्स का कंपाइल करके बता दिया। और जो इन्फॉर्मेशन आप जब दे रहे थे ना तो मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ और वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, लेकिन इन रिपोर्ट्स को ट्रेड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद क्योंकि एक मेहमान को और भी जोड़ूंगा अपने साथ, उनका नाम है राजेश शर्मा। राजेश जी जब जुड़ते हैं आपको पता ही है कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, अच्छे से बात करते हैं, सारी चीज़ों को फैक्चुअली डाटा के साथ रखते हैं। उनकी इंटेलिजेंस का आज हम फिर से भरपूर फ़ायदा लेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक। राजेश शर्मा हमारे साथ हैं। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। एक शेयर जिस पर आपसे व्यू जाना चाहेंगे वो है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड में हमने कल भी अच्छी तेजी देखी और इसमें मोमेंटम बरकरार है। अच्छा, वॉल्यूम भी कल बड़ा शानदार था पावर ग्रिड में। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने खरीदारी किराया बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 370 रुपए का। और सरकार ने जो ट्रांसमिशन कैपेक्स का जो अनुमान बढ़ाया है, गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि उसका फायदा होगा सबसे ज्यादा पावर ग्रिड को ही। पावर ग्रिड आपको लगता है कि 350 के भाव पर एक बढ़िया बाय ये है? गुड मॉर्निंग। नहीं, मुझे 2 रीजन से पावर ग्रिड में खरीदारी की मेरी सलाह नहीं रहेगी। एक तो ये शेयर अगर आप देखें पिछले
3-4 साल में कोई 100 रुपए से बढ़ के 350 रुपए का हो गया, और ये शेयर से जो बहुत ही सस्ते दाम पे ट्रेड करते थे 6-6, 7-7 के मल्टीपल पे, अब ये 20-21 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक मुझे रीजन नहीं पता कि क्यों सरकारी शेयर जितने भी थे पिछले कुछ साल में बहुत तेज चले, और कुछ फंडामेंटली पावर सेक्टर में चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे प्रोडक्शन हो, कुछ ऐसा बदला नहीं है जिसकी वजह से ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हो। तो गोल्डमैन सैक्स ने अगर इस पे अपग्रेड दिया है या 350-400 का टारगेट जो भी दिया है, मुझे नहीं पता उनका क्या लॉजिक है। मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया जिस वजह से मैं पावर सेक्टर में चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ट्रांसमिशन हो खरीदारी की सलाह इस टाइम पे दूं। पावर ग्रिड पे खरीदारी की सलाह नहीं है रजत जी की तरफ से, लेकिन एक बार एक काम करते हैं, एनटीपीसी ये शेयर भी लगातार चला है, और अगर हम मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है पावर सेगमेंट में। एनटीपीसी को लेकर गोल्डमैन की खरीदारी की राय बरकरार है, और जो टारगेट दिया है वो दिया है 430 रुपए का। सोनी, आप जरा एनटीपीसी के चार्ट जरा चेक कीजिए, आप बताइए क्या इसमें आपका नजरिया होगा? देखिए, एनटीपीसी मुझे लगता है 430 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस करता है तो आपको फर्दर अपसाइड कंटिन्यूड मिलेगा टुवर्ड्स 450 के लेवल्स। स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिप नजर आता है टुवर्ड्स 420, वहां पे बाय करने पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। 410 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया था। सो 410 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 445, 450। एनटीपीसी के लिए होल्ड की सलाह है, टारगेट 450 रुपए के। राहुल जी, आज गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। हालांकि कल हमने कमजोरी देखी है मुथूट में भी, मणप्पुरम में भी, लेकिन एमसीएक्स पर जो सोने का भाव है 75,000 रुपए के ऊपर निकल गया है, और $2680 है इंटरनेशनल मार्केट्स में, यानी कि कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव है। आप हालांकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि गोल्ड का में जब हमने $2600 के स्तर को पार किया था, 1-2 दिन की रौनक आई थी, फिर ये फिजल आउट हो गए। आपको इनके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, और इन दोनों में से अगर एक चुनना हो बेहतर क्या है? राहुल जी, अनम्यूट कीजिए सर। माफ कीजिएगा। तो दोनों मुथूट और मनप्पुरम की अगर आप बात करेंगे तो दोनों में कंफर्ट नहीं आ रहा है बाय करने के लिए। स्पेसिफिकली मनप्पुरम में तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एक पॉपुलर कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न माना जाता है, वहां पे एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है जिसका ब्रेक डाउन 200 के नीचे हो सकता है। एक 200 के नीचे क्लोजिंग होगा तो इसका ब्रेक डाउन आ सकता है, और टारगेट 180 जो 10% और नीचे की साइड में हो सकता है। तो दोनों पे अभी फिलहाल बाइंग नहीं करने की सलाह। दोनों पे बाइंग नहीं करने की सलाह है। बीएचईएल या बीईएल, ये और दो शेयर आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि दोनों चले हैं। कल हमने दोनों में तेजी देखी है, और जो सरकारी जो शेयर है ना, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि नहीं, बॉटम आउट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आपका कहीं कहीं कन्विक्शन है क्या बीएचईएल पर या फिर बीईएल पर? अगर क्वेश्चन इज फॉर मी। जी जी राहुल जी। तो दोनों जनरली एज अ सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो शॉर्ट टर्म करेक्शन शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बीएचईएल में एक स्विफ्ट बाउंस आया है 250 लेवल से 280 लेवल, 10% का मूव 3 दिन में आया है, बट एक सप्लाई जोन है हाल ही में 285 में, और सिमिलर केस है बीईएल में। तो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में एनटीपीसी छोड़ के, जो आप थोड़ी देर पहले इसका जिक्र कर रहे थे, अभी भी वेट एंड वॉच, और करेक्शन का जो फेज है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है प्राइस करेक्शन थोड़े टाइम के लिए अब्सॉर्ब हो जाए, बट टाइम करेक्शन अभी भी बाकी है, और फिलहाल तो एंट्री करने की सलाह नहीं होगा। एंट्री करने की सलाह नहीं होगी। रजत जी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं, हमने अच्छी खासी तेजी देखी है अक्रॉस द सेगमेंट, हमने पूरा देखा है रौनक। डिक्सन टेक के शेयर में लगातार हमने नई हाइज देखी। एक खबर भी आई है कि सरकार ने लैपटॉप इंपोर्ट पॉलिसी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कितना मटेरियल इंपैक्ट होगा ये तो देखना होगा, लेकिन डिक्सन टेक आपको इस भाव पर कैसा लग रहा है? 6 महीने में देखिए ऑलमोस्ट ये शेयर डबल हो गया है, 14,500 रुपए का भाव हो गया।
मैं ये शेयर बिल्कुल ट्रैक नहीं करता, मैंने इस शेयर को कभी देखा नहीं है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो डिक्सन टेक के लिए पॉजिटिव खबर तो ज़रूर है, पर एक बार सोनी आप इस पे एक बार क्विकली राय दे पाए तो कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? जी, डिक्सन अगर हम देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव पे है और कंटिन्यू करते जा रहा है। पहले 12,000 का एक सपोर्ट था, अभी 13,000 हो गया, अभी वो 14,000 के ऊपर भी कंटिन्यू कर रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम अप टू 15,000 कंटिन्यू रहेगा और कोई भी साइंस ऑफ एग्जॉशन प्रॉफिट बुकिंग का अभी तक दिख नहीं रहा है। 14,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर उसको होल्ड करता है तो एक हायर साइड आपको 15,000 के लेवल तक नजर आ सकता है। तो डिक्सन टेक ऊपर के भी लेवल्स इसमें दिखा सकता है, पर एक बार राहुल आपसे समझना चाहेंगे कि पिरामल फार्मा आपको कैसा लग रहा है? देखिए कल कंपनी के एनालिस्ट मीट थी और साथ ही जो प्रेजेंटेशन उन्होंने जारी करी, क्या ज़बरदस्त उसकी तरफ से कमेंट्स आए, जहां पे आने वाले सालों में यानी FY30 तक कंपनी का एम है कि वो अपने रेवेन्यूज़ को 2 गुना और अपने EBITDA को 3 गुना करें और उसके साथ ही साथ तमाम सेगमेंट्स जैसे कि उनका CDMO कॉन्ट्रैक्ट सेगमेंट, उस पर उनका भरोसा है। हॉस्पिटल जेनरिक्स में भी वो एक ग्रोथ देख रहे हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं उनके OTC कारोबार के। ऐसे में जेफरीज की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य उन्होंने बढ़ा दिए हैं। पर राहुल टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं और क्या यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा करंट मार्केट प्राइस पे फ्रेश ट्रेड पिरामिड में लेने के लिए। जैसे आपने कहा फंडामेंटली हो सकता है लॉन्ग टर्म आउटपुट गुड हो, बट अराउंड 200 लेवल्स फिर से एक बार प्राइस एक्शन को चेक कर सकते हैं और देन एक कॉल ले सकते हैं। 200 के आसपास एक डिमांड जोन है, इसलिए वो प्राइस अभी 217 चल रहा है। बाइंग कन्विक्शन करंट मार्केट प्राइस पे नहीं है। फिलहाल टेक्निकली कन्विक्शन नहीं है, पर जी हाँ इस स्टॉक में एक्शन जो है वो ट्रैक ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक में आप देखेंगे तो लगातार एक तरफा रैली देखने को मिली है और साथ ही अब 216 के लेवल्स दिखा रहा है। ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। पर जैसे कि हम जोश देख रहे हैं ऑटो काउंटर्स में, आप देख लीजिए M&M हो गया या फिर टाटा मोटर्स अपने आप को होल्ड कर रहा है। कल चंदन भी थे तो उनका भी कहना था कि ऑटो काउंटर्स पे एक्साइटमेंट काफ़ी भरपूर है। ऐसे में एक बार सोनी आपसे समझना चाहेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, क्योंकि ये स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट हो चुकी है पर पिछले 3 दिनों से थोड़ा अच्छा मूव ज़रूर दिखा रहा है। कैसे देखें एक्साइड इंडस्ट्रीज को? जी, एक्साइड यहाँ पे एकदम ही एक रेंज पे पकड़ा हुआ है, सो कोई भी एडवाइस यहाँ पे नहीं रहेगा। वो 500 के लेवल को एक रेजिस्टेंस पकड़ता है, नीचे पे 475 का सपोर्ट है, तो इसी रेंज पे ही वो ट्रेड करता है। सो यहाँ पे अवॉइड करने की एक रिकमेंडेशन रहेगी, ईदर साइड ऑफ द रेंज ब्रेक हो तभी जाके एक फर्दर डिटर्मिनेशन हमको पता चल सकता है ट्रेंड का। साइट पे अवॉइड है, पिछले 3 दिनों से मूव ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चार्ट्स के फ्रंट पे नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज डाबर पर भी नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है UBS ने इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, हालांकि लक्ष्य बढ़ाए हैं। पर UBS का मानना है कि आने वाले टाइम में जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़े से महंगे ज़रूर लग रहे हैं और बेवरेजेस की जो सेल है, साथ ही जो कोला ड्रिंक को लेकर कंपटीशन बढ़ रहा है उससे डाबर को थोड़ा खतरा है। साथ ही कोकोनट ऑयल में भी कंपटीशन बढ़ते हुए दिख रहा है। ऐसे में आपसे रजत समझना चाहेंगे डाबर कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, क्या यहाँ पे थोड़ी वीकनेस और गहरा सकती है? नहीं, एक्चुअली जितने भी स्टॉक्स आई थिंक लार्ज ब्रोकरेज हाउसेस डाउनग्रेड कर रहे हैं, मेरा ये मानना है ये बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन के हिसाब से इनका टारगेट बता रहे हैं। आई थिंक FMCG सेक्टर अगर आप देखें तो अभी इट्स वन ऑफ द सेक्टर्स जिसमें वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं और आने वाले टाइम में अर्निंग्स भी बहुत इंप्रूव होने की गुंजाइश है। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 महीने में हमने FMCG सेक्टर में सबसे ज्यादा बाइंग की है। हमने बास्केट बाइंग भी की है, तो हमने डाबर भी खरीदा होगा। एंड मैं जब आपके शो पे बजट से पहले आया था तब मैंने मेंशन किया था कि ITC और HUL 2 स्टॉक्स हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, वो हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इनकी अगर आप वैल्यूएशंस देखें आज से 5-7 साल पहले, वहां से 30-30, 40-40% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि प्राइस में कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था पर अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई थी। तो यहां से आई थिंक अर्निंग्स इंप्रूव होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है FMCG सेक्टर में।
So I like all these shares. I think Asian Paints, Britannia, Dabur, ITC, HUL, ये सारे ही वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमने थोड़ी थोड़ी बाइंग की है अभी कुछ टाइम पहले। और आई वुड रिकमेंड दैट इफ समबडी, मतलब कोई अगर खरीदना चाहे इस भाव पे, तो उनको डेफिनेटली डाबर भी ऐड करना चाहिए।